हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बियॉन्ड बेयर एक्ट्स में। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज में आर्टिकल 21 को कम्प्लीटली पढ़ेंगे कि ये जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो हमको फंडामेंटल राइट के रूप में आर्टिकल 21 में मिला है, ये इसका इवोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक हुआ है। आज के टाइम पे जो मल्टीपल फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 से निकल के आते हैं, जो हमको डे टू डे लाइफ में मिल रहे हैं, ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, ये सब चीज़ें हम लोग आज इस लेक्चर में डिटेल्ड में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। आर्टिकल 21 कहता क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसका स्टेटमेंट है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अब अगर हम लोग इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो इसमें तीन चीज़ें ऐसी हैं जो इस पे हमको ध्यान देना है। एक तो यहाँ पे लिखा है नो पर्सन, दूसरा लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट क्या, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इसका मतलब ये है कि किसी भी पर्सन की लाइफ या पर्सनल लिबर्टी को उससे छीना नहीं जाएगा अदर देन जो प्रोसीजर कोर्ट ने या लॉ ने स्टैब्लिश किया है उसके अलावा। मतलब पार्लियामेंट के द्वारा अगर बनाया हुआ कोई कानून है तो उससे केवल उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीना जा सकता है, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे एक टर्म जो हम लोगों ने सबसे पहली बात करी, नो पर्सन। नो पर्सन का मतलब है आर्टिकल 21 जो है वो अप्लाई होता है सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के ऊपर। अब जो ये लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की कहानी शुरू हुई, ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया ए के गोपालन का। ए के गोपालन की केस से लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया, जो कि लिटरल इंटरप्रिटेशन था जिसका बहुत वेग सा मीनिंग दिया। फर्दर के केसेस में ये मीनिंग, ये इंटरप्रिटेशन जो है वो इवॉल्व होता गया, जो कि फाइनली उसने एक रूप लिया मेनका गांधी के केस में, जहां से इसका स्कोप इतना बढ़ गया कि आज आर्टिकल 21 जो है हमारी लाइफ के लगभग लगभग हर एस्पेक्ट में इन्वॉल्व है। तो चलिए पढ़ते हैं कि पहला केस इस ट्रांजिशन का, पहला केस क्या कहता है। मीनिंग ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में दिया गया, ये 1950 का केस था। इसके अंदर बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव मीनिंग दिया गया, फोकस्ड ऑन प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट। मतलब इसके अंदर सिर्फ ये कहा गया था कि अगर कोई आर्बिट्रेरी अरेस्ट है, मतलब ऐसा अरेस्ट जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा नहीं है, केवल उसी के अगेंस्ट में आपको आर्टिकल 21 मिलेगा। वरना अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्ट किया गया है किसी ऐसे कानून के अंतर्गत जो कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब कि संसद के द्वारा बनाया गया था, तो फिर उसके ग्राउंड्स क्या हैं, वो कानून कैसा है, इस पे जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, बस आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और इसमें जब पूछा गया लाइफ का मीनिंग क्या होगा, तो लाइफ के मीनिंग के लिए इसमें कहा गया ए के गोपालन के केस में कि लाइफ का मतलब होता है कि सिर्फ सांस लेना। मेयरली कोई इंसान सांस ले रहा है तो वो आर्टिकल 21 के परव्यू के अंदर है। अब वो सांस कहाँ ले रहा है, अपने घर में ले, बाहर ले या जेल के अंदर ले, आर्बिट्रेरी तरीके से पकड़ लिया जाए, उसको अरेस्ट कर लिया जाए, और या तो फिर ऐसे किसी लॉ के द्वारा उसको अरेस्ट किया जाए जिसके क्लॉजेस खुद में आर्बिट्रेरी हों, बट उसको सांस लेने को मिल रहा हो, तो वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसकी लाइफ इन्फ्रिंज नहीं होगी। ऐसा कुछ वेग सा इसका डिसीजन था। हम लोग इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या आखिर कहानी थी ए के गोपालन के केस की। तो ए के गोपालन जो थे ये कम्युनिस्ट लीडर थे और इनको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जो 1950 का था उसके अंदर इनको अरेस्ट कर लिया गया। इन्होंने जिस डिटेंशन को चैलेंज किया, किस किस के आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 19, 21 एंड 22 के अंतर्गत। फर्दर कोर्ट ने इसमें क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि ये जो आपका अरेस्ट है ये वैलिड है, अपहेल्ड कर दिया वैलिडिटी ऑफ हिज डिटेंशन। किस ग्राउंड पे? क्योंकि जो अरेस्ट किया था वो तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत किया था जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हुआ था। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो सीधे सीधे पार्लियामेंट प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के द्वारा बनाया गया एक्ट है जिसमें आपको अरेस्ट किया गया है। इट हेल्ड दैट आर्टिकल 21 only protects against executive action and not legislative action if the law is validly enacted। अगर लॉ वैलिडली बना है तो लेजिस्लेटिव एक्शंस के अगेंस्ट में आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन नहीं देता है। द टर्म प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन आर्टिकल 21 वाज इंटरप्रिटेटेड लिटरली एंड प्रोसीजर लेट डाउन बाय अ वैलिड इनेक्टेड लॉ इवन इफ इट इज अनफेयर और अनजस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया, लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बनाया है अगर
और पूरा पास हुआ है बाकायदा दोनों सदन से, चाहे वो अनफेयर हो अनजस्ट हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको बना दिया है। अब उसके द्वारा जो कानून के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट इस पे कुछ नहीं बोलेगी, ये बोला गया था ए गोपालन के केस में, जो कि बहुत ही नैरो मीनिंग था। इसके बाद एक केस और आया जिसको कि, उससे पहले हम लोग देखते हैं इसके की फीचर्स क्या थे इस जजमेंट के। तो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सक्लूसिविटी यहाँ से इवॉल्व होती दिखती है। फंडामेंटल राइट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। If detention is valid under Article 22, it need not to be tested under Article 19 and 21। इसके अंदर ये कहा गया था, इसका पूरा जो टेक्निकल टर्म्स है इनका मतलब सिर्फ इतना सा है कि हर फंडामेंटल राइट अलग है, उसका एक दूसरे से कोई इंटर रिलेशन नहीं है, म्यूचुअली जो है वो एक्सक्लूसिव है। नो रिक्वायरमेंट फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इंटरवेंशन नहीं माना गया यहाँ पे। अनलाइक द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस के अंतर्गत ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को माना जाता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है अभी हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे। मेनका गांधी के केस में ड्यू प्रोसेस लॉ को प्रॉपरली इनेक्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इस डॉक्ट्रिन को हमने अडॉप्ट भी किया। बट ए के गोपालन के केस में कहा गया कि नहीं, ये हमारे आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता है। अब इसके बाद जो मैंने आपसे अभी केस की बात करी, किसकी, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1963 का ये केस था। पिछला केस कब का था, 1950 का। अब ये 1963 का केस है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये जो आर्टिकल 21 का इवोल्यूशन की जर्नी का सेकेंड पिलर है ये। इस केस में क्या हुआ था, खड़क सिंह को डकैती के केस में सस्पेक्ट किया गया, उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन उनको कन्विक्ट नहीं किया गया, उनको छोड़ दिया गया। बट हुआ क्या, यूपी पुलिस ने उनको सर्विलांस पे डाल दिया। अब किसी भी टाइम, रात बेरात किसी भी टाइम पुलिस जो थी उनके घर पे पहुंच जा रही थी, उन पे सर्विलांस रखी हुई थी, नजर रखी थी, कहीं जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, पूरी तरीके से सर्विलांस कर रखा था, हर तरीके से उस पर चेक किया जा रहा था। तो इस सबसे परेशान होकर खड़क सिंह ने क्या किया, खड़क सिंह ने केस जो है वो रिट पिटिशन क्लेमिंग दिस वायलेटेड हिज फंडामेंटल राइट, इन सबसे परेशान होकर खड़क सिंह ने केस फाइल किया। किसमें, आर्टिकल 21, 19(1)D और 19(1)E में। 19(1)D में फ्रीडम ऑफ मूवमेंट और रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। जब उसके ऊपर इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शन हो गया तो वो परेशान होकर आर्टिकल 21, 19(D और 19(1)E में उसने केस फाइल किया। फर्दर इसमें जो मेन इशू डेवलप हुआ वो ये था कि वेदर सर्विलांस बाय द पुलिस स्पेशली नाइट विजिट्स एंड डोमिसिलरी चेक्स वायलेटेड द राइट टू पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21। ये जो सर्विलांस हो रहा था, प्रॉपरली नाइट विजिट्स हो रही थी उसके ऊपर, ये क्या वायलेशन है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। ये मेन इशू इस केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्व किया। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो 4:2 के ओपिनियन से ये जजमेंट आया था। इसमें कहा गया कि पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स फ्रीडम फ्रॉम फिजिकल रेस्ट्रेंट एंड आर्बिट्रेरी इंट्रूजन्स बाय द स्टेट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो है ये प्रिंसिपल अपनाया कि आर्टिकल 21 में फिजिकल रेस्ट्रेंट और आर्बिट्रेरी इंट्रूजन जो होता है स्टेट से, उसके अगेंस्ट में हमको आर्टिकल 21 मिलता है। अगर आर्बिट्रेरी इंट्रूजन कर रही है स्टेट तो उसको रोका जाएगा। जबकि पहले क्या था कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ के अंतर्गत अगर कुछ भी स्टेट कर रही है तो वो, अगर प्रोसीजर स्टैब्लिश हो गया तो वो कर सकता है। यहाँ से एक छोटा सा ट्रांजिशन हमको दिखा। तो इसमें फर्दर ये कहा गया कि नाइट डोमिसिलरी विजिट्स वर डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये जो रात बेरात पुलिस वाले उसके यहाँ के धमक जा रहे थे, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया और बोला गया कि ये पर्सनल लिबर्टी का हनन होगा। However, right to privacy was not expressly recognized। इसके अंदर right to privacy को expressly recognize नहीं किया गया था, जो कि आगे जाके हम लोग देखते हैं कि कौन से केस में हुआ था। आधार कार्ड केस जिसको हम लोग बोलते हैं, जस्टिस के एस पुट्टास्वामी के केस में के अंदर, पुट्टास्वामी के केस के अंतर्गत राइट टू प्राइवेसी इवॉल्व हुई। 2017 का ये केस था। बट इसका अगर हम लोग देखें स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, इसकी स्टार्टिंग हुई खड़क सिंह के केस में। लाइफ के रेफरेंस में भी इस केस में कहा गया था कि सिर्फ सांस लेना ही लाइफ नहीं है, इट इन्वॉल्व समथिंग एल्स मोर देन दैट। इसमें सिर्फ इतना कहा गया था कि सांस लेने के अलावा भी और कुछ भी लाइफ में इन्वॉल्व होता है, बट वो और कुछ क्या क्या होगा वो इस केस में प्रॉपरली नहीं बताया गया था। अब इस केस का जजमेंट तो ये था, बट इस केस में जस्टिस सुब्बा राव जी ने डिसेंट ओपिनियन दिया था, वो ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो डिसेंटिंग ओपिनियन जो था जस्टिस सुब्बा राव जी का था। इनके अकॉर्डिंग
ये उस टाइम पे सबसे ज्यादा हिस्टोरिक डिसेंट स्टेटमेंट था। इसमें कहा गया था कि पर्सनल लिबर्टी इज नॉट मेयरली द absence ऑफ फिजिकल रेस्ट्रेंट, इट इंक्लूड द राइट ऑफ प्राइवेसी, फ्रीडम टू मूव फ्रीडम टू मूव, स्लीप एंड लिव विद डिग्निटी। तो जो डिग्निटी के साथ रहना, स्लीप का, मूवमेंट का, प्राइवेसी का, इन सब को मिला के बनता है हमारा पर्सनल लिबर्टी। केवल फिजिकल रेस्ट्रेंट से रोकना ही पर्सनल लिबर्टी नहीं होता है। ये उस टाइम पे जस्टिस सुब्बा राव जी ने अपने डिसेंटिंग ओपिनियन में दिया था। ये पहले थे जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी को 1963 में रिकॉग्नाइज किया था, और ये रिकॉग्नाइज होते 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 इवॉल्व करते करते फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जाके इसको एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मेनका गांधी के केस में जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है, आर्टिकल 21 का बेस बोला जाता है। इसमें इंटरप्रिटेशन जो था लाइफ का, पर्सनल लिबर्टी का, वो इतना एक्सट्रीम बना दिया गया कि आज हमारे जीवन में आर्टिकल 21 हर तरीके से इन्वॉल्व है। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का मीनिंग इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो चुका है। इसका बैकग्राउंड क्या था कि मेनका गांधी जी पासपोर्ट कहीं जा रही थी। एयरपोर्ट पे इनका पासपोर्ट चेक करने के लिए लिया गया और इनसे वो पासपोर्ट जब्त करा लिया गया। अंडर किसके? पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंतर्गत इनका जो पासपोर्ट था वो जब्त करा लिया गया, और इनको कोई वैलिड रीजन नहीं दिया गया कि किस वजह से इनका पासपोर्ट जब्त हुआ है, जिस वजह से ये जहां जा रही थी, जिस कॉन्फ्रेंस में, वो पहुंच भी नहीं पाई। और ना तो इनको कोई रीजन दिया गया, ना इनको कोई एक वैलिड अपॉर्चुनिटी दी गई सुनने जाने की। तो ये नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट हो गया। इस वजह से इन्होंने परेशान हो कि ये खुद भी एक एक्टिविस्ट थी, तो इन्होंने खुद चैलेंज किया इस केस को। इनका आर्टिकल 14, 19(1)(a) और 21 जो चैलेंज करता है, इक्वालिटी का राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट, और आर्टिकल 21 मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का राइट। ये सारे फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे इन्होंने केस किया, जिसको कि हम लोग मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट इसमें आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली के गोपालन को रूल आउट कर दिया एंड गेव अ लिबरल एंड एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन टू आर्टिकल 21। यहाँ से वो ब्रॉडर सेंस में एक इंटरप्रिटेशन देना सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के रेफरेंस में स्टार्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ मस्ट बी कैसा होना चाहिए? जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। आर्बिट्रेरी या ऑपरेसिव नहीं होना चाहिए। कि ये नहीं है कि प्रोसीजर, पार्लियामेंट ने कोई भी प्रोसीजर बना दिया, बस वो लॉ हो गया। उसको जज किया जाएगा, क्या वो फेयर है, जस्ट है, रीजनेबल है। अगर वो इन तीनों चीज़ों में वैलिड है, उसका जुडिशियल रिव्यू होता है, वो फंडामेंटल राइट्स के साथ में है, अगेंस्ट में नहीं है, तब तो वो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो है, वो जो भी लॉ पार्लियामेंट बना दे वो वैलिड नहीं होगा। उसको हम लोग प्रॉपरली जुडिशियल रिव्यू करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करता हुआ लॉ होना चाहिए, जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। अब अगर हम लोग देखें तो मेनका गांधी जी ने इसमें केस में 3 आर्टिकल लिए थे, आर्टिकल 14, 19 और 21। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें, इसी केस में, ये कहा क्या कि ये आर्टिकल तीनों जो हैं, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। यहाँ से हमको एक गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट मिला। अक्सर प्री के में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन से आर्टिकल जो है वो गोल्डन ट्रायंगल होते हैं। तो ये जो आर्टिकल 14, 19, 21 है, या फिर ये भी पूछा जाता है कि कौन से केस के अंतर्गत गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ, तो वो मेनका गांधी के केस में हुआ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसमें कहा गया था? के गोपालन के केस में। मतलब कोई भी आर्टिकल जो है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड नहीं है। तो इस थ्योरी को इवॉल्व करते हुए मेनका गांधी के केस में कहा गया सारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एक दूसरे में इंक्लूडेड हैं, इंक्लूसिव हैं, चाहे आप कैसे भी पढ़ो। अगर स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट गिवन भी नहीं है, लेकिन आप उसको इंटरप्रेट करके अगर आपको लगता है कि वो फंडामेंटल राइट हो सकता है, तो वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको दिया जाता है। जैसे राइट टू फूड नहीं मेंशन है, राइट टू हेल्थ नहीं मेंशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आगे धीरे धीरे इवॉल्व हो रही हैं। राइट टू प्राइवेसी की हम लोगों ने बात करी, तो राइट टू प्राइवेसी पुट्टा स्वामी के केस में फंडामेंटल राइट की तरह इवॉल्व हुआ। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे राइट टू डाई, ये सब फंडामेंटल राइट्स हैं कि नहीं है। पैसे वे तुनिशिया का केस, अभी आगे जाके हम लोग ये सब चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। आपको समझ में आएगा कि कैसे केवल इस एक आर्टिकल के इस जजमेंट की वजह से आगे फंडामेंटल राइट्स में लाइफ एंड लिबर्टी का जो इवोल्यूशन हुआ है, वो किस तरीके से इंडियन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये काम किया जा रहा है डे टू डे। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। इसमें की फीचर्स क्या क्या थे, जो मैंने आप लोगों को अभी अभी समझाया कि
आर्टिकल 14, 19 एंड 21 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट फॉर्म अ गोल्डन ट्रायंगल। ये एक साथ एक पेयर में स्टडी किए जाने चाहिए। एनी लॉ डिप्राइविंग अ पर्सन ऑफ लिबर्टी मस्ट नाउ पास टेस्ट अंडर ऑल थ्री आर्टिकल्स। ड्यू प्रोसेस इनकॉर्पोरेटेड। ड्यू प्रोसेस क्या था, मैंने अभी आपसे पीछे बोला था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो कोर्ट ने इवॉल्व करी थी और अपनाई थी किसके अंतर्गत, मेनका गांधी के केस में। मेनका गांधी के केस से पहले जो हमारे यहाँ जो इंटरप्रिटेशन लिया जाता था वो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ था। प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, जो जो कि ये है कि पहले तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट इंडियन नहीं है, ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये वहाँ पे 14th अमेंडमेंट से अमेरिका में भी अप्लाई किया गया था। और इसका मतलब ये होता है कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना दे बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको इंटरवीन कर सकती है, उसको चेक एंड बैलेंसेस की डॉक्ट्रिन के अंतर्गत देखा जा सकता है कि वो लॉ सही है कि नहीं है। इसका मतलब होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। और जो हमारा प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ है वो जैसे कि उसको इंटरप्रेट भी किया गया था ए के गोपालन के केस के अंतर्गत कि प्रोसीजर जो भी बना दिया गया है वो वैलिड है। तो ये डिफरेंस होता है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंतर्गत। स्टार्टिंग में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने डाला नहीं था ये सोच के आर्टिकल 21 में कि कोर्ट्स का इंटरवेंशन ज़्यादा हो जाएगा पार्लियामेंट के ऊपर, सबके काम अपने अपने बने हुए हैं, वो अपने अपने काम करें। बट फर्दर हमको इसकी नीड लगी, इसलिए हम लोगों ने आर्टिकल 21 के अंतर्गत इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया और ड्यू प्रोसेस लॉ को हमने आर्टिकल 21 में समाहित किया। अब अगर हम लोग इन ब्रीफ देखें क्विक रिवीजन के लिए तो मेनका गांधी और ए के गोपालन के केस में क्या क्या इंटरप्रिटेशन कैसे हुआ है, तो इसमें काफ़ी नैरो और लिटरल मीनिंग दिया गया था जबकि यहाँ पे बहुत ही ब्रॉड और लिबरल मीनिंग दिया गया। यहाँ पे था कि कुछ भी जो भी इनेक्ट कर दिया पार्लियामेंट ने कर दिया। यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट मिला जस्ट फेयर एंड रीजनेबिलिटी का। यहाँ कहा गया था कि आर्टिकल जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, सब किसी का एक दूसरे से रिलेशन नहीं होता, बट 14, 19, 21 इंटरलिंक्ड हैं, ये कहा गया था मेनका गांधी के केस में। ड्यू प्रोसेस ए के गोपालन में नहीं लिया गया, बट हमारे यहाँ मेनका गांधी के केस में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया। जो लिबर्टी के ऊपर बात करी गई थी ए के गोपालन के केस में वो थी कि स्टेट कुड कर्टेल लिबर्टी विद वैलिड लॉ। वैलिड लॉ होगा तो स्टेट जो है वो कर्टेल कर सकती है आपकी लिबर्टी। बट मेनका गांधी के केस में कहा गया स्टेट को फॉलो करना चाहिए फेयरनेस और नॉन आर्बिट्रेरीनेस का तरीका जो कि वैलिड हो बाय लॉ और फंडामेंटल राइट के प्रोसेस के अंतर्गत हो। इसी बेसिस पे वो आपकी लिबर्टी ले सकता है, वरना तो आर्बिट्रेरीनेस अगर है लॉ में तो वो वैलिड नहीं होगा। इसके साथ अब कई सारे ऐसे केस लॉज हम लोग देखेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का स्कोप जो है वो डे टू डे इंक्रीज किया है। सीधे सीधे प्री में आपके क्वेश्चंस आएंगे कि राइट टू ट्रैवल अब्रॉड कौन से केस में इवॉल्व हुआ, तो वो मेनका गांधी के केस में हम लोगों ने भी पढ़ा कि वो विदेश जा रही थी और उनका पासपोर्ट ले लिया गया था। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी ये कौन से केस में इवॉल्व हुआ, फ्रांसिस कोराली बुलिन वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये भी खुद में बहुत इंपॉर्टेंट केस है। राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी में मेनका गांधी का भी केस आता है।
ओल्गा टेलिस के केस में हुआ ये था कि ये एक सोशल वर्कर थी, एक्टिविस्ट थी, और ये मुंबई के अंदर जो स्लम एरिया जो है उनको हटाया जा रहा था। उसके रेफरेंस में इन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करी। हुआ ये था कि जो स्लम्स हैं उनको बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो हटा रही थी और उनको नोटिस नहीं दिया गया था। प्रायर कोई नोटिस नहीं, सीधे आके बुलडोजर लेके वो स्लम्स हटाना चालू कर दिया। अब अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो स्लम्स वाले लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे थे, वो भी ओनरशिप नहीं है उनकी ज़मीन के ऊपर, लेकिन ये एक तरीके से उनका राइट टू लाइवलीहुड जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा था। अब इतने सारे लोग हैं, अगर वो इन ह्यूमन कंडीशंस में उनको हटा दिया जाएगा, वो सब इन ह्यूमन कंडीशंस में आ जाएंगे, सर्वाइवल कैसे होगा? तो उनका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इन्फ्रिंज होगा। अब इसी को चेक करने के लिए क्या राइट टू लाइफ के अंदर लाइवलीहुड इंक्लूड होता है कि नहीं, इस केस ने बहुत ही अच्छा इंटरप्रिटेशन दिया। इस केस ने कहा कि पहली बात तो आपने विदाउट नोटिस इनको हटाया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी का भी हनन करता है। फर्दर इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो यहाँ पे रह रहे हैं ऑब्वियसली इनके पास जो है ओनरशिप नहीं है लैंड की, बट इनको यहाँ से इनह्यूमनली तरीके से नहीं हटाना चाहिए। इनको हटाने का एक प्रोसेस होगा, ह्यूमनली तरीके से आप इनको हटाइए और इनको यहाँ से हटाने के बाद आप कहीं पे रीशिफ्ट कीजिए और बसाइए वहाँ पे। और जो भी 10 साल से पहले से यहाँ पे रह रहे हैं, जिसको भी 10 साल यहाँ पे हो गया, उनको दूसरी जगह पे आप रीलोकेट करवाइए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर ये बोला साफ साफ कि राइट टू लाइवलीहुड जो है वो राइट टू लाइफ का हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। अगर लाइवलीहुड ही किसी का राइट इन्फ्रिंज होगा तो राइट टू लाइफ तो किसी का ऑटोमेटिकली ही इन्फ्रिंज हो जाएगा। तो ये डिसाइड किस केस में किया गया था? ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस के अंतर्गत। दूसरा अगर हम लोग केस देखते हैं तो राइट टू एजुकेशन के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट केस है मोहिनी जैन का, उन्नी कृष्णन का। इसको लेटर स्ट्रेंथन किया गया, उन्नी कृष्णन के ही जो जजमेंट था उसी को ही हम लोगों ने आगे जाके 86 अमेंडमेंट में आर्टिकल 21 ए जो था उसको, जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज 6 to 14, इसी को ही हम लोगों ने, इसी जजमेंट को हम लोगों ने 86 अमेंडमेंट से आगे जाके 21 ए आर्टिकल फंडामेंटल राइट के रूप में बनाया। राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड। अब परमानंद कटारा का केस इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, कि अगर कोई इमरजेंसी का केस होता है, वो पुलिस के पास, वो सॉरी हॉस्पिटल के पास वो पेशेंट लेके जाते हैं, तो पहले हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि नहीं, इसके पहले तो एफआईआर होगी, ये होगा वो होगा, प्रोसेस होगा, कानूनी प्रोसेस होगा, उसके बाद ही पेशेंट को डील किया जाएगा। तो परमानंद कटारा के केस में ये कहा था, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्टर हो चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हो, अगर आपके पास ऐसी कंडीशन में किसी कोई पेशेंट आ रहा है तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो बाद में होंगी, आपको पहले जो है वो पेशेंट को ट्रीट करना होगा। तो राइट टू हेल्थ और मेडिकल एड का जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, और आपको पहले इसको लोगों को प्रोवाइड करना होगा। इसी तरीके से एक केस था कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी राइट टू हेल्थ एंड मेडिकल एड को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिस्टेट किया कि ये एक फंडामेंटल राइट है। On the other hand, राइट टू प्रिवेसी आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के अंतर्गत बोला गया कि ये फंडामेंटल राइट है 1995 के अंतर्गत। इसको लेटर अफर्म्ड एज अ फंडामेंटल राइट इन जस्टिस के एस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि आधार कार्ड केस भी है। राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, राइट टू क्लीन एयर एंड वाटर इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया। एमसी मेहता ने तो मल्टीपल पीआईएल्स फाइल करी हैं, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो अगर कहीं कुछ ना समझ में और एमसी मेहता ऑप्शन में दिया हो पीआईएल से रिलेटेड, तो एमसी मेहता सबसे पहला ऑप्शन आप टिक कर दीजिए, गलत होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो एमसी मेहता और सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के दो इंपॉर्टेंट केसेस क्लीन एनवायरनमेंट के ऊपर। फर्दर राइट अगेंस्ट नॉइस पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन के अगेंस्ट में ये केस आया था, इन रे नॉइस पोल्यूशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा हम अगर देखें, राइट अगेंस्ट स्मोकिंग इन पब्लिक, जो ये स्मोक करते हैं लोग पब्लिक में, इसमें मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये बोला गया। पैसिव स्मोकिंग के ऊपर ये केस था, मुरली एस देवरा के केस में ये इशू उठाया गया कि स्मोकर्स तो पब्लिक प्लेस में स्मोक कर रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से पैसिव स्मोकिंग हो रही है और जो नॉन स्मोकर्स हैं उनका राइट टू हेल्थ में इन्फ्रिंज हो रहा है। और ये जो
क्लीन एयर का राइट है, ये भी इन्फ्रिंज हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको समझते हुए इस केस में कहा था कि पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 21 का हनन है। इवन उसने कहा था कि जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरी, कोल्ड रूम, पब्लिक ऑफिसेज, जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह हैं, इन पे स्मोकिंग बैन होगी। और ये डायरेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दिए थे? मुरली एस देवरा के केस में। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है, हमारे प्री में मल्टीपल टाइम्स पूछा भी जाता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो प्रिजनर्स राइट को दर्शाते हैं, वो कौन कौन से केसेस में दिए गए, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कस्टोडियल टॉर्चर। ये सबसे इम्पोर्टेंट केस था, नीलावती बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ। इस केस के अंतर्गत ये हुआ था कि नीलावती बेहरा जी का जो लड़का था, सुमन बेहरा, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया और अगले ही दिन उसकी जो डेड बॉडी थी वो रेलवे ट्रैक पे पाई गई। अब इन्होंने केस किया कंपनसेशन के लिए कि इनके आर्टिकल 21 का हनन हुआ है और इसके अंतर्गत ये जो है इनको कंपनसेशन अवॉइड किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये दिक्कत थी, क्या ये आर्टिकल 21 के अंदर कवर होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट के अंदर बोला कि कस्टोडियल टॉर्चर जो है वो ऑब्वियसली आर्टिकल 21 का हनन होगा, और इसमें इनको कंपनसेशन अवार्ड किया गया था। और कंपनसेशन जो लिया गया था वो भले ही पुलिस ऑफिसर से लिया गया था, लेकिन स्टेट की ड्यूटी थी कि वो कंपनसेशन जो है वो नीलावती बेहरा जी को अवार्ड करे। तो समबाउट 1,50,000 के आसपास कुछ कंपनसेशन दिया गया था, प्लस 10-15 हज़ार रुपए इनको अलग से और दिलवाए गए थे। तो कस्टोडियल टॉर्चर के अगेंस्ट में आर्टिकल 21 एज अ फंडामेंटल राइट वर्क करता है। कस्टोडियल टॉर्चर अगर किया जाता है तो वो आर्टिकल 21 का भी हनन हो रहा है। इसके बाद राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सुनील बत्रा का केस था, वर्सेस सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। आपको इतना ही याद रखना है, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट किस केस में दिया गया? सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको डिटेल्ड में इसके बारे में देखना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं एक एक केस की आपकी क्या क्या स्टोरी थी वो आपको बता दूंगा। बट प्री के पर्पज से ये मोर देन इनफ है कि आप केस पढ़िए, क्या स्टेट किया गया था उसमें वो पढ़िए, नोट्स बनाइए और प्री में अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। राइट टू लीगल एड एंड स्पीडी ट्रायल से रिलेटेड कौन कौन से कानून है हमारे पास? हुसैनारा खातून है, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, एम एच हॉस्कॉट का केस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस था। इसके अलावा राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसके अंदर क्या कहा गया था कि राइट टू आइडेंटिफाई एज अ ट्रांसजेंडर, जो ट्रांसजेंडर के राइट्स हैं उसको पहली बार जो है वो 2014 के अंतर्गत नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत रिकॉग्नाइज किया गया। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये तो इतना इम्पोर्टेंट केस है, इसकी तो कोई बात ही नहीं है। इसी के गाइडलाइंस के बेसिस के ऊपर, जिसको कि हम लोग विशाखा गाइडलाइंस भी बोलते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट बनाया गया, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसमें कि विशाखा गाइडलाइंस दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बाद एक बार अगर हम लोग देखें विशाखा के केस में हुआ क्या था, एक ब्रीफ स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। एक गवर्नमेंट वर्किंग लेडी थी भवरी देवी, उन्होंने एक जो माइनर मैरिज थी उसको रुकवाया था, जिससे कि गांव वाले जो थे वो उनके अगेंस्ट में हो गए और उनका जो है ब्रूटली रेप किया गया। बट फर्दर एविडेंस लैक होने की वजह से वो सारे जो एक्यूज थे उनको छोड़ दिया गया। अब इसके अगेंस्ट में पीआईएल फाइल करी गई, कई लोगों ने पीआईएल फाइल करी थी, जिसमें से एक विशाखा एनजीओ भी था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज ये था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो एट वर्क प्लेस हो रहा है, क्या ये आर्टिकल 14, 19, 20, 21 इन सब के अगेंस्ट है कि नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ये सब इस तरीके की हरकतें होती हैं तो ये आर्टिकल 21 का हनन है। और आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो सेक्सुअल हैरेसमेंट और एट वर्क प्लेस है ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो ये जो है वो आर्टिकल 21 के अगेंस्ट होगा। राइट टू इक्वालिटी मतलब आर्टिकल 14 के भी अगेंस्ट होगा, राइट टू आपके फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 के भी अगेंस्ट होगा। तो ये सारा कॉन्सेप्ट बना के इसके अलावा उन्होंने एक गाइडलाइन दी, जो प्रॉपरली गाइडलाइन हम लोगों ने अडॉप्ट करी किस एक्ट में? सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के अंतर्गत। भवरी देवी जी के साथ रेप हुआ था, गैंग रेप, जिसके अगेंस्ट में निकल के सुप्रीम कोर्ट ने सारी गाइडलाइंस दी, जिससे हमारे पास आज के टाइम पे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक एक्ट है। राइट टू डाई, राइट टू डाई का एवोल्यूशन इंडियन लॉ में बहुत अच्छा है। इसमें पहले जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर ये बोला गया,
ओवर रूल्ड पी रतिनाम केस। अब ओवर रूल्ड कर दिया क्या पी रतिनाम को? पी रतिनाम था क्या, पहले आपको ये बताना पड़ेगा। पी रतिनाम के केस में कहा गया था कि राइट टू डाई जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ के साथ मिलता है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर राइट टू डाई फंडामेंटल राइट हो गया तो कोई भी सुसाइड कर लेगा, वो ऑफेंस क्यों रह जाएगा? जैसे कि आईपीसी में पहले ये ऑफेंस था राइट टू डाई का, राइट टू सुसाइड का, सॉरी राइट टू डाई नहीं, सुसाइड वाज अ ऑफेंस, पहले भी था, अभी भी बीएनएस में ये ऑफेंस है। तो लेकिन पी रति नाम के केस में कहा गया था राइट, ये जो राइट टू डाई जो है ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसको ओवर रूल कर दिया गया किस केस में? जियान कॉप वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कहा गया कि राइट टू लाइफ के अंतर्गत राइट टू डाई इंक्लूड नहीं होता है, सुसाइड जो है वो पनिशेबल है, कहाँ? आईपीसी के सेक्शन 309 के अंतर्गत। इसके अलावा एक केस बहुत इम्पोर्टेंट है जो कि राइट टू डाई से रिलेटेड है, पैसिव एथोनेशिया का कॉन्सेप्ट इसमें जो लागू किया गया था, ये भी आप लोग लिख लीजिए। वो था अरुणा शानबाग का केस। इसके अंदर कहा गया था कि जो राइट टू डाई है उसके अंतर्गत अगर एक लेडी थी अरुणा शानबाग, जो कि 30-32 साल से एकदम वेजिटेटिव स्टेट में थी, पूरी मशीन पे चल रही थी, वेंटिलेटर पे, तो ये अपील करी गई थी कि ये जो नर्स हैं इनको अब पैसिव एथोनेशिया के थ्रू इनकी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया जाए। अब इसमें हुआ ये था, पैसिव एथोनेशिया और एक्टिव एथोनेशिया दो टाइप के एथोनेशिया होते हैं। पैसिव एथोनेशिया तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई वेंटिलेटर पे है या डिग्निटी फुल लाइफ नहीं जी पा रहा है, वो इतना मेडिकली इल है, तो फिर उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको हटा दिया जाएगा, जिससे उसकी डेथ कॉज हो जाएगी। एक्टिव एथोनेशिया ये होता है कि किसी को जैसे पॉइजन का इंजेक्शन दे दिया तो वो उसकी डेथ कॉज कर दी, तो एक्टिव एथोनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, पैसिव एथोनेशिया को एक्सेप्ट किया गया। तो पहली बार अरुणा शानबाग के केस के अंतर्गत ये जो पैसिव एथोनेशिया का कॉन्सेप्ट था ये एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद एक केस आया हमारे यहाँ 2018 में, वो था राइट टू डाई विद डिग्निटी के अंतर्गत एक केस आया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कॉमन कॉज केस में ये बोला गया, इसमें जो चीफ जस्टिस थे हमारे, 2018 का केस है तो दीपक मिश्रा साहब जी थे उस टाइम पे हमारे यहाँ के चीफ जस्टिस। इसमें बोला गया कि लिविंग विल का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया कि अगर कोई पर्सन ठीक है और वो उस टाइम पे लिख के ये सब बताता है कि अगर उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, फर्दर वो बीमार है, उसको अगर अपनी डिग्निटी के साथ रहना है, उसको मेंटेन करना है, वो नहीं चाहता भाई कि वो ट्यूब्स पे खाना दिया जाए, उसको वेंटिलेटर में पड़ा रहे, ये डिग्निटी फुल लाइफ तो किसी के लिए नहीं होगी कि वो 5 साल 10 साल उसको उसका हर काम ट्यूब के थ्रू हो रहा है, ट्यूब से उसे खाना दिया जा रहा है, वेंटिलेटर पे वो है। तो अगर ऐसे केस में अगर कोई इंसान जब वो ठीक था तब वो लिविंग विल बनाता है तो उसको पैसिव एथोनेशिया के द्वारा डेथ दी जा सकती है, डेथ कॉज करी जा सकती है, उसको ये वैलिड होगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 21। वैसे तो इसमें हजारों केस हैं, आप एमपी जैन पढ़ने जाओगे 100-150 पन्ने, 150 पन्ने, 200 पन्ने, इससे कम आर्टिकल 21 कहीं नहीं दिया हुआ है। डीडी बसु में पढ़ने जाओगे ऐसे ही कहानी है। मैंने बहुत ब्रीफ में और जो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके प्री के और मेंस के पर्पज से, वो मैंने आपको क्लियरली बता दिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी ऐसा केस लॉ हो जो नहीं समझ में आ रहा हो, कमेंट में अपना मैसेज ड्रॉप कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट में ही आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अगला वीडियो लेक्चर आपको मिले, टाइमली मिले, इसके लिए। चलिए थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।